So we'll start with the revision of next chapter, that is dual nature of radiation and matter. तो dual nature नाम में ही है dual nature. किसका dual nature? रेडिएशन का और मैटर का. तो dual nature of radiation and matter. So the idea here is radiation has wave nature. और ये हमको पता कैसे लगता है वेव नेचर है? बाय सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये सारे के सारे प्रॉपर्टी वेव प्रॉपर्टी होते हैं. तो जो कोई भी चीज इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन शो करेगा वो क्या होगा? वेव. तो हमको ऑलरेडी पता है रेडिएशन इज वेव because electromagnetic radiation shows interference, diffraction and polarization. But then there are some experiments which prove that radiation must also behave like matter. उसमें से सबसे पहला एविडेंस था, फॉर एग्जांपल कोलिजन, ये प्रॉपर्टी पार्टिकल का होता है, मतलब मैटर का होता है. स्कैटरिंग ये प्रॉपर्टी पार्टिकल का होता है, मतलब मैटर का होता है. और वेव इज स्ट्रिक्टली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. तो वेव के प्रॉपर्टीज क्या है? इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है. और मैटर के मतलब पार्टिकल के प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिजन एंड स्कैटरिंग. बट इट वाज सीन दैट इन सम केसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो अंडरगो कोलिजन, इट आल्सो अंडरगो स्कैटरिंग. स्कैटरिंग का बेस्ट एग्जांपल है कॉम्पटन स्कैटरिंग, जिसको आप कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हो. वो हमको डिटेल में देखना नहीं है, हमको डिटेल में देखना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ रेडिएशन बिहेविंग लाइक पार्टिकल कम्स फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? व्हेनेवर यू हैव लाइट ऑफ radiation of suitable frequency incident on a metal surface, then we find that electrons are being emitted. तो याद रखना, suitable word is important. So whenever you have electromagnetic radiation of suitable frequency incident on the metal surface, then there is emission of electrons from this surface. इसको आप बोलते हो photoelectric effect. Photon incident होना, इलेक्ट्रॉन इमिट होना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. गुड. तो हमारा पहला टास्क है टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए एक सेटअप हमको चाहिए. तो वी हैव एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हियर. बहुत सिंपल है. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट, जिसको आप बोलते हो इमिटर प्लेट. उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना. कब? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट. दूसरा प्लेट है कलेक्टर प्लेट. इसका काम क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उसको कलेक्ट करना. ये इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में है. इवैक्यूएटेड होना चाहिए क्योंकि जब इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे, अगर बीच में गैस हुआ तो वो गैस एटम्स के साथ क्या होंगे? कोलाइड होंगे. एंड इन द कोर्स ऑफ कोलिजन की वजह से क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू दैट gas atoms and those gas atoms may go into excited states. तो वैसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इवैक्यूएट करना पड़ता है. देन फोटॉन्स को अंदर एंटर होने के लिए एक विंडो चाहिए. सो यू हैव अ वेरी स्मॉल विंडो, क्वार्ट्ज विंडो. देन इलेक्ट्रॉन्स अपने आप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने आप इमिटर से कलेक्टर प्लेट पे जाते नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन्स को इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे लाने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाई करना पड़ता है. तो यू नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज भी करना पड़ता है. यू मे वांट टू हैव 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 3 वोल्ट. तो नीचे क्या लगेगा? आपको एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स रहेगा. वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स का काम क्या है? टू जनरेट अ सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट. फिर हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है वो मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर चाहिए. तो वोल्ट मीटर कभी भी पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो पैरेलल में क्या कनेक्ट किया है? यहाँ पे वोल्ट मीटर. तो इस वोल्ट मीटर का काम क्या है? टू मेजर हाउ मच इज द पोटेंशियल वी हैव अप्लाइड. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होंगे वो सर्किट में जाएंगे तो करंट आएगा. तो करंट मेजर करने के लिए क्या चाहिए? माइक्रो एम्मीटर, राइट.
एंड रिमेंबर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक चीज हमेशा याद रखना, इमिटर प्लेट को तुम हमेशा 0 वोल्ट पे रखते हो ऑलवेज। आप पोटेंशियल चेंज करते हो तो किसका? कलेक्टर प्लेट का, या तो पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे, राइट? तो इमिटर प्लेट इज ऑलवेज केप्ट एट 0 पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट इज नॉर्मली केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन समटाइम्स हमको उल्टा भी करना पड़ता है, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे भी रखना पड़ता है समटाइम्स। तो कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल लाने के लिए हमको कीज को स्विच करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटर की अरेंजमेंट। तो ये जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, ये है कम्यूटेटर की। कुछ नहीं होता है, इसमें 4 की होते हैं, एक की को उठा के दूसरे का भी लगाओगे, दूसरे को उठा के तीसरे का भी लगाओगे, तो पोलैरिटी हो गया चेंज। जो पहले कलेक्टर प्लेट +5 वोल्ट पे था, अब वो हो गया -5 वोल्ट पे। तो दैट इज द आइडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू शुड नो। Experimental setup of photoelectric effect consists of an evacuated glass tube in which you have an emitter plate and you have a collector plate. Emitter plate is known as photosensitive plate, and there's a small window through which photons, matlab radiation through source, will enter into the tube and will incident on emitter plate. Then you have a variable potential source which is used to vary the potential between emitter plate and collector plate. You have a voltmeter which is used to measure what is the voltage applied between emitter plate and collector plate. And then you have a microammeter which measures the current due to photoelectrons collected by collector plate. इतना बेसिक आपको बताना पड़ेगा। हमारा मेन इंटेंशन है टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाया ग्राफ्स। तो 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है दैट यू कैन चेंज। आप हमेशा मेजर एक ही चीज करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यू विल ऑलवेज बी मेजरिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हमारे पास वेरिएबल 3 पैरामीटर है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 इंटेंसिटी, एंड नंबर 3 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो यू विल फर्स्ट कीप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट, और चेंज क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी। तो 3 वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो अगर तुम इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हो तो क्या चेंज करोगे? फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हो तो क्या चेंज करोगे? इंटेंसिटी। अगर आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हो तो क्या चेंज करोगे? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो 3 ग्राफ मिलेंगे, एंड दीज 3 ग्राफ आर द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक एक करके हम देखेंगे, 1 by 1 वी विल सी। तो सबसे पहला ग्राफ है ग्राफ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो पहला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का अगेंस्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसको पीसी लिख रहा हूँ, फोटो करंट। तो होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी कांस्टेंट है मतलब, और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को हम लोग एक फिक्स वैल्यू पर रख देते हैं, और चेंज क्या करते हैं? इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। इट इज सीन दैट कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, देयर इज नो इमिशन। मतलब माइक्रोमीटर में करंट कितना है? 0 है। फिर सडनली एक फ्रीक्वेंसी आएगा जहां पे हमको माइक्रोमीटर में करंट मिलना स्टार्ट होगा। इस फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच photo electrons are just emitted is known as threshold frequency, या the value of frequency below which emission of photoelectrons is not possible is known as threshold frequency. तो जब भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो या इक्वल टू हो तो यू गेट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच नो। फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच नो। मान लो, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से फ्री होने के लिए 12 ईवी का एनर्जी चाहिए, 12 ईवी। फोटोन के पास 8 ईवी था, होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने एक टॉपिक यहाँ लिया नहीं है जो मुझे लेना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। जब रेडिएशन मैटर पे आके इंसिडेंट होगा तो कोलिजन होगा। किसका कोलिजन होगा? फोटॉन्स का। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो मेटल सरफेस में एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली। तो कोलिजन हो रहा है फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ।
फोटोन के पास 8 ईवी एनर्जी है और फ्री होने के लिए 12 चाहिए, तो होगा क्या? नहीं होगा। तो जब तक फोटोन का एनर्जी 12 ईवी तक आता नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल वैल्यू बता रहा हूँ ये, तब तक इमिशन होगा क्या? नहीं। फिर आप क्या करोगे? आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब एनर्जी बढ़ाना। किसका एनर्जी बढ़ाना? फोटोन का एनर्जी बढ़ाना। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फोटोन का एनर्जी विल बी सफिशिएंट इनफ टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स। बराबर? क्लियर? राइट? उसको क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद का जो ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ इज ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। और यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रखते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हो? कांस्टेंट। बट रिमेंबर, while keeping frequency constant, the frequency must be greater than threshold frequency। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इमिशन होगा नहीं। और क्या कांस्टेंट रखते हो? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। फिर आप क्या करते हो? आप इंटेंसिटी को वेरी करते हो और आप करंट मेजर करते हो। देन यू प्लॉट अ ग्राफ, it is seen that it turns out to be a straight line। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब टोटल एनर्जी बढ़ाना नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक फोटोन का एनर्जी 10 ईवी है, तो एक फोटोन है तो 10 ईवी एनर्जी है। दो फोटोन है तो 20 है, तीन है तो 30 है, चार है तो 40 है, पांच है तो 50 है। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी इमिट होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट, या तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एक ही बात है, राइट? तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। फिर जो तीसरा ग्राफ आता है, जो अगला ग्राफ आएगा आपके पास, इस नेक्स्ट ग्राफ में आप प्लॉट करते हो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और वाई एक्सिस पे तो वही है। वाई एक्सिस पे क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा है? इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखा है। डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इमिटर प्लेट तो वैसे भी हमेशा कितने पोटेंशियल पे था? 0 पोटेंशियल। रिमेंबर, इमिटर प्लेट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट 0 पोटेंशियल। तो तुम चेंज क्या कर रहे हो? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो आइडियली ऐसा है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि अगर हमने इमिटर प्लेट को 0 पोटेंशियल पे रखा है और अगर हमने कलेक्टर प्लेट को भी 0 पोटेंशियल पे रखा है, इमिटर प्लेट 0 पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट 0 पोटेंशियल, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए कहां से? इमिटर प्लेट से। एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तुम बोल रहे हो इमिटर प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे है और कलेक्टर प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन शुड नॉट गो फ्रॉम इमिटर प्लेट टू, मतलब यू शुड नॉट गेट एनी करंट, लेकिन फिर भी मिलता है। तो even at 0 collector plate potential you still get some current। और इसका रीजन क्या था? कंटिन्यूअसली फोटॉन्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोलिजन हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। यहाँ पे बन जाता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। एडिशनली इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 12 ईवी का एनर्जी चाहिए, मान लो फोटोन के पास 13 ईवी है, तो 12 ईवी तो लग गया फ्री करने में, बचा क्या? 1। वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन के पास है, इन द फॉर्म ऑफ। और जब काइनेटिक एनर्जी होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो दो फैक्टर्स है, एक तो क्योंकि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करके आगे ही पुश करेगा, पीछे नहीं कर सकता। पीछे क्योंकि हर सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है।
पुश भी कर रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और एडिशनली एनर्जी भी, हमारा वेलोसिटी भी है, तो कहाँ जाएंगे? टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। तो इवन दो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जीरो था, फिर भी करंट जीरो नहीं था। फिर जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को पॉजिटिव पॉजिटिव करने लगते हो, +1 +2 +3 +4 +5, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पहुंचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव और सामने वाला प्लेट क्या है? पॉजिटिव, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही तुम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पॉजिटिव करने लगते हो, करंट बढ़ने लगता है, और आफ्टर अ वाइल वो हो जाता है कांस्टेंट। इसका रीजन सिंपल है कि तुम्हारे पास जो इंटेंसिटी वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब नंबर ऑफ photons incident on emitter plate per second is constant, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज कांस्टेंट। फिर तुम जितना भी ज्यादा वोल्टेज लगा दो, अगर एक स्टेज के बाद होता क्या है कि मेरे पास अगर हर सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन ही जनरेट होने वाले हैं, तो कलेक्टर प्लेट पे मैक्सिमम एक सेकंड में कितना आएगा? 10। उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। तुम 20,000 वोल्ट लगा दो, नहीं आ सकता। तो करंट बिकम्स कांस्टेंट। इसको बोलते हो सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन करंट। अब हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, कलेक्टर प्लेट भी नेगेटिव, तो करंट शुड इमीडिएटली गो टू जीरो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है क्यों? क्योंकि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर भी वहां तक जाएगा। अब मोस्ट एनर्जेटिक हम लोग क्यों बोल रहे हैं? हम तो बोलेंगे ना कि जब फोटोन सेम है, क्योंकि फोटोन सेम है, मतलब फोटोन की एनर्जी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए उनका एनर्जी भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फोटोन का एनर्जी 13 eV है, मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है, आई हैव नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेट्स से आई हैव 4 फोटॉन्स। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है? और सेम मटेरियल पे इंसिडेंट हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और मान लो 12 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है? ईच इलेक्ट्रॉन शुड हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 eV। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इमिट होते हैं। क्योंकि देखो, ये सब डिपेंड करता है कोलिजन पे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोलिजन ऑफ फोटॉन्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ फोटॉन्स का कोलिजन थोड़ा अंदर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर फ्री हुए वो बाहर तक आते आते कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर जाते हैं। इसका मतलब जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, दे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स कि अगर कलेक्टर प्लेट नेगेटिव भी हुआ तो जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, दे विल स्टिल रीच। तो फिर भी वो वहां पे पहुंचेंगे, कहाँ पे? कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेंगे। फिर मैंने क्या किया? कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को और भी नेगेटिव कर दिया। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स जिनका एनर्जी थोड़ा कम था वो अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सामने नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। ऐसा करते करते आप कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बहुत नेगेटिव कर देते हो। कब तक नेगेटिव करते हो? जब तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं हो जाए, राइट? उसको बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हो उसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आ गया आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू। Stopping potential is the potential applied to the collector plate, and it is negative potential for which there is no current in the microammeter. मतलब there is no photoelectron reaching collector plate. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, स्टॉप हो गए। That is why it is called as stopping potential. यहाँ तक आइडिया क्लियर है? तो एक्चुअली ये ग्राफ पहले आता है आपके नोट्स में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने उसको 3 अलग अलग ग्राफ में डिवाइड कर दिया। एक ये, अब इसका एक सिमिलर ग्राफ और ऑब्टेन होगा। अब आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज दैट, अब ये सेम एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट करोगे एट डिफरेंट इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी तो वही है। पहले हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वही रख रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब
नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ाना। तो इट इज सीन दैट कि ग्राफ अभी भी वैसा ही आ रहा है, सिर्फ थोड़ा शिफ्टेड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है, राइट। तो ये आ गया आपके पास I1 इंटेंसिटी, ये आ गया आपके पास I2 इंटेंसिटी। फिर हमने इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया तो वापस नेचर क्या मिल गया, सेम। तो stopping potential in each case is same. This is telling you that the stopping potential depends on frequency, and stopping potential actually depends on kinetic energy of the electron. लेकिन stopping potential here depends on frequency, मतलब kinetic energy depends on frequency. So intensity has no role in determining the kinetic energy of electron. ये आगे failures में लिखना है कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट cannot be explained by wave theory of light. Why are you applying particle theory? क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी विल डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हमको क्या बता रहा है, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंटेंसिटी बट बाय फ्रीक्वेंसी। वो आगे आएगा, अगला ग्राफ आएगा वो। गुड। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो पहली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी V01। देन अगर हमने इंटेंसिटी सेम रखा, पूरा एक्सपेरिमेंट वापस रिपीट किया बट एट डिफरेंट frequency, तो what do we see is that the stopping potential is changing. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, राइट। तो ये जो पहला ग्राफ है ये पहले फ्रीक्वेंसी का है, जो दूसरा ग्राफ है दूसरे फ्रीक्वेंसी का है, जो तीसरा ग्राफ है वो तीसरे फ्रीक्वेंसी का है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज nu3, तो nu3 इज ग्रेटर देन nu2 इज ग्रेटर देन nu1। So this graph is telling you that stopping potential मतलब kinetic energy of electron depends on frequency and not on intensity. क्लियर है तक? अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सिंपल है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था ना, पहला ग्राफ क्या बताता है आपको कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे इमिशन होता है क्या, नहीं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर अ गिवन क्यों, क्योंकि मैंने अगर मटेरियल चेंज कर दिया, जिंक की जगह पे कॉपर ले लिया, तो ये वैल्यू चेंज होगा। तो फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation called as threshold frequency below which no emission of photoelectron is possible. यहाँ तक क्लियर। दूसरा ग्राफ क्या था, लीनियर रिलेशन। किसका लीनियर रिलेशन, इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट का। तो देखो, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी क्या रखा था, कांस्टेंट, और कलेक्टर प्लेट भी क्या रखा था, कांस्टेंट, एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। फॉर अ गिवन frequency and collector plate potential, the photoelectric current varies linearly with intensity, right? और ये जो प्रोसेस है किसका, इमिशन का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन का, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। सो द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, which means there is no time lag between incident radiation and emission of photoelectrons. तो ये है तीन characteristics of photoelectric effect. As I told you, there are failures of the wave theory, क्योंकि wave theory explain नहीं कर पाया ये observed graph, इसलिए हमने रेडिएशन को कैसा ट्रीट किया, पार्टिकल। तो why wave theory fail? There are two reasons. नंबर वन ये है कि जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो पहला फेल्यूर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमको बताता है दैट दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस।
फोटोन आया, अगर फोटोन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है। Wave theory predicts that the emission of photoelectrons is not an instantaneous process. I'll give an example of it. Very simple example. मैंने आपको अभी जस्ट पूछा कि इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए मान लो 12 eV एनर्जी चाहिए, फोटोन के पास 8 eV है, एमिशन होगा? आपने बोला नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद होगा। तो कोई भी सरफेस क्या करता है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है। सपोज हर एक सेकेंड में सपोज 1 eV का एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 12 eV चाहिए, तो कितने सेकंड के बाद होगा? 12। मतलब सरफेस क्या कर रहा है, एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। जैसे 12 eV हुआ फ्री, तो 12 सेकंड के बाद पहला एमिशन मिलेगा, फिर 12 सेकंड के बाद दूसरा मिलेगा, फिर 12 सेकंड के बाद तीसरा मिलेगा, फिर 12 सेकंड के बाद चौथा मिलेगा। तो द मेटल सरफेस रिक्वायर्स रीजनेबल टाइम फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू hours to accumulate sufficient energy to free electron from the surface of metal, which is not true. हमारे ऑब्जर्वेशन बताते हैं जैसे फोटोन इमिट हुआ इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होगा। फोटोन इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन इमिट्स। इट आल्सो प्रेडिक्ट्स, मैंने अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करता है? इंटेंसिटी। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी। तो इट आल्सो प्रेडिक्ट्स दैट ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एमिशन एंड वाइस वर्सा। वो तो ठीक है, वो तो पता ही है ना, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना नहीं होता है। पहली बात तो समझ लो, वेव थ्योरी में फोटॉन्स नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ना मतलब एनर्जी बढ़ना। तो लॉजिकली सोचो, एनर्जी बढ़ रहा है तो टाइम कम लगेगा, है ना? इंटेंसिटी बढ़ रहा है, व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट टाइम। मान लो मैंने वही एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला था कि 12 eV फ्री होने के लिए चाहिए, एक सेकंड में कितना आ रहा है? 1। मैंने डबल कर दिया, एक सेकंड में कितना आ रहा है? 2। पहले एमिशन कितने सेकंड के बाद था? 12। अब कितने के बाद है? ग्रेटर द इंटेंसिटी लेस इज द टाइम एंड वाइस वर्सा। फिर दूसरा since larger incident intensity implies larger energy, the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy. मतलब kinetic energy of electron is decided by intensity, but the observation shows that the kinetic energy of the emitted electron is independent of intensity. Also, according to wave theory, frequency has no role in determining the kinetic energy of the emitted electrons. हमारे ऑब्जर्वेशन तो उल्टे ही बताते हैं। क्या बताते हैं? कि kinetic energy of emitted electron is actually decided only by one factor, that is frequency. तो ये दो फेल्यूर है, यहाँ तक क्लियर? तो बेस्ड ऑन दिस फेल्यूर देखो हाउ दिस थिंग हैज प्रोसीडेड। पहले हमको पता था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन मतलब वेव नेचर। फिर एक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई, वहां से क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स। इस इफेक्ट को डिटेल में समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हेनरिक ने, राइट? उसने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन ही गेव सम ऑब्जर्वेशंस। इसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेस्ड ऑन दोस ऑब्जर्वेशंस ही सेड कि देयर आर दिस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वे आर नॉट मैचिंग विद द वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी क्या हो गया? फेल। तो वेव थ्योरी फेल हो गया मतलब पक्का है कि इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, रेडिएशन इज नॉट बिहेविंग लाइक वेव, so it should behave particle। ये किसने बताया? आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन गेव सम पोस्टुलेट्स, उसको बोलते हो आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल। उसने तो पहले ये बता दिया कि अगर तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है तो सोर्स ऑफ लाइट क्या इमिट करता है? रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी नू। तो रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नू कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटास, मतलब छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी। अब तक हम क्या अज्यूम करते थे कि सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स कंटिन्यूअस एनर्जी,
अब इसने क्या बोला कि एनी सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नो इज नॉट कंटिन्यूअस, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड ईच पैकेट इज एनर्जी इक्वल टू एच नो। और पैकेट को क्या बोला है? फोटोन। एंड दिस फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट थ्रू स्पेस, राइट। तो जब ये रेडिएशन इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पे, when radiation of frequency nu is incident on photosensitive surface, there are collisions between photons and the electrons of the atoms of the emitter. During such collisions, photons transfer their entire energy. Energy transfer should be entire. ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को 12 eV चाहिए फ्री होने के लिए, फोटोन के पास 14 था, फोटोन ने बोला तू 12 रख ले, 2 मैं रख लेता हूँ, वैसा नहीं होता है, पूरा का पूरा। तो एनर्जी ट्रांसफर इज एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी टाइम लैग, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कोलिजन कौन सा है? इन इलास्टिक इन नेचर। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, इसके दो यूज होते हैं। द एनर्जी of the photon is used in 2 different ways. Number 1, to free the electron from metal surface, जिसको आप बोलते हो work function phi 0, and the remaining energy is taken away by electron in the form of kinetic energy. मैं वापस बताता हूँ। The energy of the photon h nu is used in 2 different ways. Some amount of energy is required to free the electron from the surface of metal, जिसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। फिर वर्क फंक्शन डिफाइन करते हो। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन। और जो एनर्जी बच गया, इट इज टेकन अवे बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बन गया आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको आप मैक्सिमम भी लिख सकते हो बाय द वे, राइट। तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच नो माइनस फाई 0, बराबर, करेक्ट। इसको क्या बोलते हो? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच नो माइनस वर्क फंक्शन, इसको भी क्या बोलते हो? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमारे पास एक ग्राफ है जो हमको बताता है कि फ्रीक्वेंसी अगर मैं कम करते जाऊं, if I keep on reducing frequency, the kinetic energy of the emitted photoelectrons will also decrease. क्यों? फ्रीक्वेंसी कम करना मतलब फोटोन का एनर्जी कम करना। जो फोटोन के पास पहले एनर्जी 14 eV था, अब तुमने 13 कर दिया, लेकिन मेटल के सरफेस से फ्री होने के लिए तो अभी भी 12 चाहिए। तो जिस इलेक्ट्रॉन का पहले काइनेटिक एनर्जी 2 eV था, अभी कितना है? 1 eV। तो ऐसा तुम जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते जाओगे तो फोटोन का एनर्जी भी कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा, एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐसे आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट तो होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। ये कब होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो एट नो इक्वल टू नो 0 you have V equal to 0, right? So therefore you will get left hand side as 0 equal to h nu 0 minus phi 0. Therefore work function phi 0 equal to h nu 0. इसको यहाँ पे या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। So kinetic energy maximum is equal to h nu minus h nu 0, so equal to h nu minus nu 0. ये भी आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, वही है। और आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी EV0 होता है, क्योंकि एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये Q इंटू V होता है। याद रखना, एनर्जी E इज Q इंटू V, बराबर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज EV0। और ये कहां से आया? सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट पे था, फिर मैंने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इट स्टार्ट्स मूविंग, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, व्हाइल इट इज एक्सेलरेटिंग इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी।
एंड द एनर्जी गेन इज गिवन बाय Q into V, क्योंकि वर्क डन हुआ ना इस पे, तो वर्क डन इज Q into V, तो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, so it appears in the form of kinetic energy. अब उल्टा सोचो, हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उसको मैं रख रहा हूं एक पोटेंशियल डिफरेंस में जहां पे सामने वाला प्लेट नेगेटिव है, यही तो था, एमिटर प्लेट जीरो पोटेंशियल पे था, कलेक्टर प्लेट नेगेटिव करते गए करते गए करते गए, कब तक करते गए, जब तक करंट जीरो नहीं होता, मतलब जब तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टॉप नहीं होता। तो क्या लिखोगे, के मैक्स इक्वल टू EV0। तो ये जो फॉर्मूलाज है इसमें सिर्फ के मैक्स में क्या लिखूंगा मैं, EV0, इट विल बी H nu माइनस μ0। तो ये और एक फॉर्म है किसका, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो दैट इज ऑल अबाउट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद आई हैव मिस्ड सम पेज आई गेस, तो ठीक है, मिस कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद क्या टॉपिक है, तो मैं देख लेता हूँ। इसके बाद पोस्टुलेट्स के बाद था, हाँ हाँ नहीं ठीक है ओके, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो तुमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव किया, इसके बेसिस पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करोगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, पहला क्या था, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इमिशन होगा क्या, नहीं, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H nu माइनस μ0। तो ए, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। बी, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद सम वेलोसिटी। सी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कभी काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता, इसका मतलब इमिशन ही नहीं हुआ। तो पहला तो यही था ना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तो इमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बता दिया इसने। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन कर दिया बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद था इंटेंसिटी इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट, या फिर फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहीं से तो मिलता है, increasing the intensity means increasing the number of photons। तो आइंस्टाइन्स का जो पोस्टुलेट है वहां पे उसने पहले ही बता दिया, रेडिएशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटॉन्स, क्वांटास। तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, कोलिजन बढ़ना। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना, तो ये फोटॉन्स कहाँ जा रहे हैं, मेटल सरफेस पे, क्या कर रहे हैं, कोलिजन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, कोलिजन। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, करंट बढ़ना। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, हाँ तो वही तो लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट, गुड। बाकी का मैं जाऊंगा नहीं, अब इतना सफिशिएंट है। फिर तो इजी है ना, इसके बाद क्या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फिर वही बोलोगे as soon as the electrons as soon as the photons are incident on a metal surface, they collide with the electrons of the atoms of the emitter, and photons transfer their energy completely to the electrons without any time lag, done। इसके बाद you have photocell, this is photocell। फोटोसेल बेसिकली कहाँ यूज होता है, एक तो लाइट मेजरिंग डिवाइसेस में यूज होता है, लक्स मीटर में, जहाँ पे आपको लाइट कितना आ रहा है ये मेजर करना है। या फिर कैमराज में यूज होता है, एक्सपोजर मीटर में होता है ना, हम रात में फोटोग्राफी करते तो बोलते हैं अच्छा नहीं है, फिर कोई बोलता है एक्सपोजर कम है। मैं भी करता रहता हूँ ये कैमरा में, मैं क्या करता हूँ, एवरी डे एट द स्टार्ट ऑफ मोर और लेस ईच ऑफ माई लेक्चर आई गो टू दिस पैनल, यहाँ पे ब्राइटनेस में एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सपोजर को मैं एडजस्ट करता हूँ। तो एक्सपोजर मतलब क्या, हाउ मेनी
photons your camera sensor is receiving, right? तो ये जो फोटो सेल है, it works on the principle of photoelectric effect. It is used as a lux meter. Lux meter मतलब to measure intensity of light, and it is also used in cameras for exposure control. कितना एक्सपोजर चाहिए, एक्सपोजर कितना मिल रहा है वो देखने के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, वर्किंग बहुत सिंपल है। तो आपको याद रखना है, सेमीकंडक्टर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहां पे प्योर थ्योरी है। थ्योरी आए, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, यूजेस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ एक इवैक्यूएटेड ग्लास है in the form of bulb, and you have a cathode मतलब emitter plate, but emitter plate is semi cylindrical. पिछले केस में emitter plate कैसा था, प्लेन था, फ्लैट था। यहाँ पे क्या है, सेमी सिलेंड्रिकल है। और ये जो सेमी सिलेंड्रिकल इमिटर है, इसके फोकस पे मतलब इसके एक्सिस पे कौन है, एनोड है, मतलब कौन है, कलेक्टर है। फोकस मतलब एक्सिस, so it consists of emitter in the form of semi-cylinder, right? On the axis of which you have a collector in the form of wire. Collector को आप बोलते हो एनोड और emitter को आप बोलते हो कैथोड, correct? The glass tube is evacuated. Then नीचे तुमने क्या कनेक्ट करके गया है, a source, वो source of voltage Q, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है तुमको। सो अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इमिटर एंड कलेक्टर, अक्रॉस कैथोड एंड एनोड। देखो ना, एक एंड कहाँ गया, इमिटर को, दूसरा कहाँ गया, कलेक्टर को, मतलब कैथोड को और एनोड को। सो एज टू मेंटेन अ स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कलेक्टर प्लेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। और आप देख रहे हो एनोड मतलब कलेक्टर इन द फॉर्म ऑफ वायर है। और ये जो इमिटर है, इसको एक फोटो सेंसिटिव प्लेट से कोटिंग करते हो, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से क्या करते हो, कोटिंग करते हो। तो दो टाइप के आते हैं, एक में जिसमें इमिटर का मटेरियल ही डायरेक्टली फोटो सेंसिटिव है, लेकिन वो कॉस्टली जाता है बिकॉज फोटो सेंसिटिव इज एक्सपेंसिव सब्सटेंस। फिर क्या करते हो दूसरे केस में, नॉर्मल मेटल लेते हो, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हो, क्या, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। देन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इमिटर प्लेट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस and they're accelerated towards collector, and the collector collects the electron and sends to the circuit where you measure current with the help of microammeter. कंस्ट्रक्शन वर्किंग हो गया इधर ही खत्म, सिंपल यूजेस अभी बताया, लक्स मीटर एंड कैमरास फॉर एक्सपोजर मीटर, राइट डन। इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, 2-3 पैराग्राफ का ये टॉपिक है। अब इस पे जाने से पहले हमारे पास और एक टॉपिक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ने ये बोला कि नेचर में सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। अब ये मतलब क्या, देखो इस नेचर में दो ही चीज है, या तो यू हैव रेडिएशन या यू हैव मैटर, डन, बाकी कुछ नहीं है। इन दिस होल यूनिवर्स यू हैव इधर रेडिएशन और मैटर। तो इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल, तो मैटर शुड आल्सो हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल का तो, मैटर का तो पार्टिकल नेचर है ही, कैसे पता लगा, कोलिजन, पूरा कोलिजन थ्योरी उस पे बेस्ड है। यू हैव वन पार्टिकल कोलाइडिंग विद अनदर पार्टिकल, राइट। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, the wavelength of moving particle is given by de Broglie hypothesis. According to de Broglie hypothesis, the wavelength of moving particle is given by h upon p, where p is momentum. उसको बोलते हो de Broglie wavelength।
तो डी ब्रॉगली ने अपने आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि ये हाइपोथेसिस था तब जब इसने ये पुट फॉरवर्ड किया था, अभी ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर इन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस दे आर नॉट पार्टिकल्स बट दे आर वेव्स, लेकिन तब इट वाज अ हाइपोथेसिस। तो टू सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस उसने दो थ्योरी कंबाइन कर लिए, एक आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, दूसरा प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। So E equal to h nu, equation number 1, which is of course hc by lambda, and E equal to mc square, equation number 2. From 1 and 2, h nu equal to mc square. So nu is c by lambda, hc by lambda equal to mc square. एक c और एक c हो गया कैंसल, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc which is h अपॉन p, तो वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन p, hence proved, theoretically proved, correct? है क्लियर? इसके बाद है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आर द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग मास, मतलब मूविंग पार्टिकल, मतलब मूविंग मैटर, उसको क्या बोलते हो? मैटर वेव्स। सो मैटर वेव्स मतलब क्या है? वही है द वेव एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है? विथ मूविंग पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अब बनते हैं 4 से 5 फॉर्मूला। अगर मेरे पास एक मूविंग पार्टिकल है, मुझे उसका डायरेक्टली मोमेंटम पता है, तो मैटर वेव का वेवलेंथ है h अपॉन p। अगर मुझे मोमेंटम नहीं पता लेकिन मास और फिर दिया है तो mv, बराबर। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, तो हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m। m स्क्वायर v स्क्वायर इज मोमेंटम का स्क्वायर, तो मोमेंटम स्क्वायर इज 2me, तो p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और P इज अंडर रूट ऑफ 2me। तो अगर आपको डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया है तो यू हैव वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। यहाँ तक क्लियर? अगर आपको बोला है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है विच आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेट अस से 1000 वोल्ट्स, चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन के लिए चलेगा नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है। मेरे पास एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट का। मैं इलेक्ट्रॉन को रखूंगा तो एक्सेलरेट होगा, मैं प्रोटॉन को रखूंगा तो भी वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होगा मतलब मोशन में आएगा, और मोशन में आएगा तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होना चाहिए? वेव एसोसिएटेड होना चाहिए। लेकिन मैं न्यूट्रॉन को इसमें रखता भी हूं तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा ना वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन इसलिए ये स्ट्रिक्टली किसके लिए होगा अगला फॉर्मूला? ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स। तो यू नो दैट चार्ज पार्टिकल का एनर्जी होता है Q इंटू वी, अभी तो बताया था मैंने, राइट? Q इंटू वी। सो देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/QV। और अगर वो चार्ज पार्टिकल इफ इट हैपेंस टू बी इलेक्ट्रॉन, तो फॉर इलेक्ट्रॉन h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज के सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। वो सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आता है 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। नोट्स में 1.228 हुआ है, मैंने करेक्शन करके दिया था 12.28 अपॉन रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। दिस इज the wavelength of electron when accelerated through a potential difference of v volt. This is important. Yeah, the clear? अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑफ कोर्स ये आप यूज कर सकते हो टू शो, देखो याद रखना अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में, शायद मैंने उसी चैप्टर में डाला है वो, बोर का सेकंड पोस्टुलेट।
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, लेकिन बोहर ने से बोल दिया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, कहाँ से आया पता नहीं, वो किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। वो एक्सप्लेनेशन है अगले चैप्टर में 15 नंबर में। गुड। लास्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी ज्यादा हेल्प करूंगा नहीं यहाँ पे, उसका एक रीजन है, आई टेल यू व्हाई। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ पिछले 2-3 साल तक, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस था तो नहीं था। उससे पहले जितने भी बार एग्जाम हुए 90% टाइम से क्वेश्चन पूछा है। तो विच मीन्स कि आई वांट यू टू रीड द थ्योरी प्रॉपरली। मैं सिर्फ बेसिक बता दूंगा आपको। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए यूज किया गया था, क्योंकि देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना है मतलब पार्टिकल का वेव नेचर है ये प्रूव करना है। लेकिन वेव नेचर में क्या क्या ऑब्जर्व फेनोमेना है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, राइट। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, in this case what they have done is they have taken, मैं अभी बोल तो रहा था कि मैं हेल्प नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत कर देता हूं। ये एक टंगस्टन फिलामेंट है जिसको आप जब हीट करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि गन जैसा है और इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन गन। बट रिमेंबर यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर, इसको बोलते हो थर्मियोनिक इमिशन। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन है नॉट ड्यू टू फोटॉन्स बट ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, इसको बोलते हो थर्मियोनिक इमिशन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक मेटल से फ्री तब होता है जब वेरी हाई टेम्परेचर पर लेके जाओ। वेरी हाई टेम्परेचर मतलब वेरी हाई करंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि वेरी हाई करंट मतलब लार्ज रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हाई टेंशन बैटरी लगेगा। यू हैव टू सप्लाई अ वेरी हाई टेंशन वोल्टेज, तो ये गर्म होगा बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, हीट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकेल क्रिस्टल पे बम्बार्ड करना है, बराबर, करेक्ट। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, फोकस, क्या बोलते हो, कॉलीमेट करना, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में लाना, क्या बोलते हो, कॉलीमेशन। कॉलीमेटिंग एनोड बोला है, एनोड एक्सेलरेट भी करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकस भी करेगा और एक्सेलरेट करेगा। फिर कहां पे हिट कर देगा सॉरी, कहां पे हिट कर देगा, निकेल क्रिस्टल पे। ये निकेल क्रिस्टल के अंदर जाएंगे और स्कैटर होके बाहर आएंगे। अब जब स्कैटर होके बाहर आते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल है, शायद 53 डिग्री है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 53 था ना, अरे एग्जाम में आपको लिखना है 53 डिग्री। तो 53 डिग्री एंगल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, 53 डिग्री पे क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होते हैं। और ये वोल्टेज भी चेंज किया था, ऐसा वोल्टेज भी वेरी करते हैं। एक गिवन वोल्टेज पे 53 एंगल पे सबसे ज्यादा यहाँ पे डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर है, मतलब ये मूव कर सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉन को जो दिखते नहीं है ना, लाइट दिखता है, इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके क्या करते हो, करंट मेजर करते हो। तो कहाँ लेके जा रहे हो उसको, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो 53 डिग्री एंगल पे सबसे ज्यादा करंट मिल गया, उससे थोड़े कम एंगल पे और उससे थोड़े ज्यादा एंगल पे यू हैव नो करंट। उसके बाद थोड़े ज्यादा एंगल पे, थोड़े कम एंगल पे यू हैव करंट बट लेस करंट, अगेन यू हैव नो करंट, अगेन यू हैव करंट बट इवन लेस करंट। तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, मैक्सिमम ब्राइटनेस एट द सेंटर, देन नो ब्राइटनेस, देन लेस ब्राइटनेस। डिफ्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, scattered electron are showing diffraction pattern, मतलब electrons which are matter, they are behaving like wave, hence proved that particles also have dual nature. Good, end of the chapter.